लास्ट एपिसोड में हमने बड़ी अच्छी तरह जानने की कोशिश की फास्फोरस को। फास्फोरस जिस्म में बाहर खुराक में कैसे होता है, फास्फोरस जिस्म के अंदर जाके कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे ये जिस्म और खून का हिस्सा बनता है, क्यों ये अहम है और क्यों एक ख़ास हद से तजावज़ करने के बाद ये ख़तरनाक हो जाता है। ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं पिछले एपिसोड में। आज के एपिसोड में मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेट करूंगा कि कैसे लेट स्टेज 4 वाले, CKD 5 वाले और डायलिसिस वाले पेशेंट अपने फास्फोरस लेवल को बेहतर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए अपने घर वाले स्टूडियो से। मुझे पता था कि ये एपिसोड मुझे फाइनली बनानी पड़ेगी, क्योंकि इससे जो पिछली एपिसोड थी फास्फोरस के बारे में, उसको मरीज़ एजुकेशन और सही इन्फॉर्मेशन की बजाय फ़िलॉसफी के तौर पर लेते हैं। हालांकि मेरी नज़र में उस बेसिक इन्फॉर्मेशन के बगैर आप कोई भी प्रैक्टिकल काम कर नहीं सकते, बेशक वो फास्फोरस से रिलेटेड हो, बेशक वो प्रोटीन से रिलेटेड हो। वीडियो के अगले हिस्से में जाने से पहले सबसे पहले मैं ये क्लियर करता चलूँ कि मैं आपको इंसान समझता हूँ, जानवर नहीं, जैसा कि बाकी सारे मेडिकल प्रोफेशन वाले समझते हैं। और मेरी नज़र में आपका पोटेंशियल कभी अचीव हुआ ही नहीं, ना अपनी सेहत के बारे में, ना अपनी बीमारी के बारे में। और मेरा ईमान और यकीन है कि ये पोटेंशियल आप अचीव कर सकते हैं, और वो आप तभी अचीव करेंगे जब आप इस पोटेंशियल को जानेंगे या कोई आपको इसके बारे में बताएगा, और वो बताने वाला हूँ मैं। इससे आगे बढ़ के मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको पता है कि आपके पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ पे जाते हैं, आपको अपनी या किसी और की इनकम का अता पता है, तो ये मोर देन इनफ है आपकी एजुकेशन के लिए कि आप इसको यूज़ करके अपने खाने को बेहतर कर सकें। अब इनमें से वो लोग जो कहते हैं जी हमने अपनी खुराक तोल लें तो नहीं बैठ जाना, सर बिल्कुल आपने अपनी खुराक तोलनी है। आपने अपने मुंह में एक कतरा भी डालने से पहले सोचना है, उसको पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है, उसको तोलना है। इसके अलावा आपके पास और हल ही कोई नहीं है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हर घर में, स्पेशली गुर्दे के मरीज़ के घर में, ये जो बेसिक स्केल है जो आपको कहीं से भी मार्केट में मिल सकता है, ये तकरीबन हाथ के साइज़ का स्केल होता है, और फूड को मेजर करने के लिए कुक्स वगैरह यूज़ करते हैं। ये आपके घर में एज ए बेसिक नेसेसिटी आपके फूड के टेबल पे होना चाहिए। और आपके फूड के टेबल पे क्या होना चाहिए? आपके फूड के टेबल पे पोटेशियम वाली फूड्स का चार्ट होना चाहिए। आपकी खुराक वाले टेबल पे प्रोटीन वाली खुराक का चार्ट होना चाहिए। फास्फोरस, सॉल्ट, सोडियम, इन सारी चीज़ों के चार्ट आपकी फूड पे होने चाहिए कि किस खुराक में कितनी फास्फोरस है, कितना पोटेशियम है, कितनी सोडियम है। और उसके बाद आप 2 दर्जे आगे बढ़ के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, कैलोरीज, इनको भी जानने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन जब तक आप ये सारी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप अपनी खुराक को, अपनी सेहत को बेहतर नहीं बना सकते, और उसकी झलक आप अभी देखेंगे। एपिसोड के प्रैक्टिकल पार्ट में चलते हैं कि खून में फास्फोरस का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है लेट स्टेज 4 CKD पर या स्टेज 5 पर। ये एक फेज़ हो गया हाई फास्फोरस लेवल का। दूसरा फेज़ आता है डायलिसिस के पेशेंट। अब ये दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। जो स्टेज 4 और स्टेज 5 CKD का पेशेंट है, उसमें हम प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं कम, 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। थोड़ा सा ज़्यादा हो भी सकता है, लेकिन इतनी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ओवरऑल अच्छे आउटकम्स के लिए, जो कि ऑटोमेटिकली आपके फास्फोरस इंटेक को कम कर देता है, जो कि हम पिछली एपिसोड में कैलकुलेट कर चुके हैं।
और ये आपका टोटल फास्फोरस प्रोटीन के इंटेक से बन जाएगा तकरीबन 400 या 500 मिलीग्राम एब्जॉर्बेबल फॉस्फेट। अब इस प्रोटीन के अलावा आपकी खुराक में कुछ और फास्फोरस भी हो सकता है। अब इस सारी खुराक को और प्रोटीन को कंबाइन करके कैसे आप पूरे दिन के फास्फोरस को 700 या 800 मिलीग्राम तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, इससे ज़्यादा ना बढ़े, वो आज की एपिसोड के बाद आप घर में प्रैक्टिकल करेंगे। दूसरी तरफ आ जाते हैं डायलिसिस वाले पेशेंट। मुझे पता है पाकिस्तान में डायलिसिस वाले पेशेंट के साथ ये बड़ी ज़्यादती हो जाती है, पर टेक्निकली डायलिसिस वाले पेशेंट का प्रोटीन इनटेक होता है ज़्यादा, सीकेडी वाले मरीज़ से ज़्यादा। तकरीबन रिकमेंडेड है 1.2 से 1.5 ग्राम पर किलोग्राम तक, और ये तकरीबन बन जाता है 70 किलो के बंदे में तकरीबन 90 और 100 ग्राम प्रोटीन के करीब पूरे दिन में। जिससे सबसे पहले ये बताता चलूँ, इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि डायलिसिस वाले पेशेंट में जिस्म में तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और इस तोड़ फोड़ को रिप्लेस करने के लिए ये हाई प्रोटीन डाइट हमें चाहिए होती है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी मरीज़ इतने मरे होते हैं डायलिसिस के कि उनका सीरम एल्ब्यूमिन भी लो होता है, उनका मसल मास भी उड़ गया होता है। काफ़ी सारी वजह हैं, बुरा डायलिसिस उनमें से एक चीज़ है, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है कि वो मैल नोरिश्ड हैं, उनको पूरी खुराक ही नहीं मिलती। और उनको अगर कभी मैं बता दूं कि सर आप क्या कर रहे हैं, आपने 1.3 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम लेना है, तो वो बेचारे का जबड़ा ही नीचे मेज़ पर आ जाता है कि ये डॉक्टर क्या बात कर रहा है। एनीवेज, इन डायलिसिस के पेशेंट में सिर्फ हाई प्रोटीन लेने की वजह से ही इनका फास्फोरस इनटेक बहुत ही ज़्यादा, तकरीबन 700-800 मिलीग्राम तो सिर्फ प्रोटीन से एब्जॉर्बेबल फास्फोरस आना शुरू हो जाता है, और इनको बाकी बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगानी पड़ती हैं। फिर इन पाबंदियों के साथ इनको फास्फेट बाइंडर्स भी लेने पड़ते हैं, और डायलिसिस को भी अच्छा मेंटेन करना पड़ता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पहले स्टेज 4, लेट स्टेज 4 और स्टेज 5 सीकेडी के पेशेंट अपने फास्फोरस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें जो मेजर चीज़ है वो है इनटेक इनटेक इनटेक, यानी कि आपने अपने फास्फोरस के इनटेक को कम करना है। इस इनटेक को अच्छी तरह समझने के लिए फास्फोरस वाली पिछली एपिसोड देखना ज़रूरी है, और उसके बाद ये जो मैं आपके साथ फास्फोरस डाइट का चार्ट डिस्कस करने लगा हूँ, जिसको कि पिरामिड की शक्ल में बना दिया गया है, और ये काफ़ी अरसे से इस पर लंबा काम हो रहा है। आपने इस चार्ट को भी समझना है, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में दे दूंगा। आपने इसको प्रिंट करके कॉपी अपने टेबल पर भी रख लेनी है। इसकी बेस पे वो खुराकें हैं जिनमें फास्फोरस बहुत कम है या है ही नहीं, और जो ही आप पिरामिड के ऊपर वाले लेवल पे जाते जाएंगे, खुराक का फास्फोरस लेवल ज़्यादा होता जाएगा, जिसका मतलब है कि जो ऊपर वाली लेयर वाली खुराकें हैं वो आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है। तो चले आए इन खुराकों को फटाफट गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले लेवल पे आती हैं बड़ी ही कॉमन और सेहतमंद खुराकें, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग वाइट, और इसमें थोड़ी अनहेल्दी डाइट जैसे कि शुगर या इसके अलावा और कोई कार्बोहाइड्रेट। इनमें बेसिकली फास्फोरस लेवल ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, और इन दोनों खुराकों को आप अपनी डेली खुराक में ऐड करेंगे बड़ा सोच समझ के, क्योंकि इन्हीं लेट स्टेज 4 और स्टेज 5 सीकेडी पेशेंट को ज़्यादा सब्जियां और फल नहीं लेने चाहिए पोटेशियम की वजह से, और अगर वो डायबिटिक हैं तो उनको शुगर वाली खुराकें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे उनकी शुगर बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ब्रेड, पास्ता, राइस या ब्रॉड बीन्स जैसे कि पीज़ और इस तरह की चीज़ें। इन खुराकों में फास्फोरस तो ज़्यादा होता है, लेकिन ये एक ख़ास केमिकल की शक्ल में होता है जो कि इसकी फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को जिस्म में बड़ा कम करा देता है। तो ये खुराकें भी ओवरऑल हेल्दी हैं, और आप इसकी डिसेंट अमाउंट दिन में 2 या 3 दफ़ा अपने खाने में ले सकते हैं। तीसरे लेवल पे आ जाते हैं कुछ प्रोटीन, जैसे कि लैम्ब का गोश्त, ट्राउट, कॉड और इस तरह की मछलियाँ।
इन प्रोटीन में फास्फोरस का कंपोनेंट कम होता है और आप ये कदरे ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो फार्मिंग वाली फ़िश होती है उसमें क्योंकि आर्टिफिशियल खाने में बहुत ज़्यादा फास्फोरस ऐड किया गया होता है, तो उस मछली के गोश्त में फास्फोरस की मकदार ज़्यादा हो सकती है। चौथे नंबर की खुराक जिसमें आता है टर्की, सैल्मन, श्रिम्प्स। इनमें भी प्योर प्रोटीन है, लेकिन इस प्रोटीन में फास्फोरस का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है और इस किस्म की फ़िश या गोश्त की इनटेक आपकी कम होनी चाहिए, में भी हफ्ते में एक आधी दफ़ा, उससे ज़्यादा नहीं। पाँचवें लेवल पे आ जाता है हार्ड चीज़ या एग योक। इनमें फ़ास्फोरस की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। अब क्योंकि मेरे सारे पेशेंट ही तकरीबन दिन में 3-4 अंडे लेते हैं, बेशक वो स्टेज 4 के हों, बेशक 5 के हों, तो यहाँ पे मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करता चलूँ कि एग योक में तकरीबन 80-90 मिलीग्राम फास्फोरस होता है एक एग योक में, या उससे थोड़ा आगे पीछे। अब अगर आप हेल्थ वाइज चलें और अपनी बाकी सारी खुराक को अच्छा एडजस्ट करके रखें, तो ये एग योक आपके लिए बहुत हेल्दी है। जब आप इस एग योक को बाकी फूड के बैलेंस के साथ लेके चलेंगे तो आप इसका फास्फोरस बर्दाश्त भी कर सकेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप बाकी सारे फास्फोरस को अवॉइड नहीं करेंगे, फिर आप ज़्यादा एग योक भी लेंगे, तो आप हाई फास्फोरस फूड वाली कैटेगरी में एंटर हो जाएंगे। और लेवल नंबर 6 पे आती हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जिनमें ना सिर्फ फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि ये हाईली 90% एब्जॉर्बेबल फास्फोरस होता है कि ये आपके जिस्म के अंदर बर्गर या काला सोडा गया नहीं और ये आपका फास्फोरस शूट किया, में भी सीधा जाके ब्लड वेसल में कैल्शियम के साथ अटैच होकर वहाँ पे डिपॉजिट हो गया। अब हम इस सब का नेट इफ़ेक्ट और कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। आप दिन में तकरीबन 1000 या 1200 मिलीग्राम फास्फोरस फूड में जाने अनजाने में ले लेते हैं। अगर आप इस सारे फास्फोरस को बैलेंस डाइट के साथ लेके चलें, तो ना सिर्फ आपका फास्फोरस लेवल कम हो जाता है इनटेक में, बल्कि ये हेल्दी वाला फास्फोरस होता है, इसका इतना नुकसान नहीं है। उसके बाद फिर जब आप कैलकुलेट करना शुरू करेंगे स्टेज 4 सीकेडी में, स्टेज 5 सीकेडी में, तो आप फास्फोरस चार्ट यूज़ करके अपने पूरे दिन के फास्फोरस इनटेक को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर स्टेज 4 लेट पर या सीकेडी स्टेज 5 पर आपका फास्फोरस लेवल 4.5 या 5 से ज़्यादा रहना शुरू हो जाए, तो आप फॉस्फेट बाइंडर ले सकते हैं। फॉस्फेट बाइंडर पूरे दिन में तकरीबन 250 या 500 मिलीग्राम फास्फोरस सिर्फ अपने साथ अटैच करके बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए जो मेजर डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं वो हमेशा आपके इनटेक में है कि आप कितना फास्फोरस खाते हैं। खाने वाले फास्फोरस में एक जो बड़ा ट्रिक होता है कम करने का, वो होता है बॉइलिंग। यानी कि आप अपनी सब्ज़ी, गोश्त, लेग्यूम्स, दालों को बॉयल करके उसका अगर पानी डिस्कार्ड कर दें, तो कुछ स्टडीज़ ने शो किया है कि तकरीबन 40 से 60% तक फास्फोरस कंपोनेंट कम हो जाता है उस खुराक का। तो बॉइलिंग एक बड़ा ही ओल्ड और कॉमन ट्रिक है खुराक में फास्फोरस लेवल को कम करने के लिए। अब हम चलते हैं डायलिसिस वाले पेशेंट की तरफ। डायलिसिस वाला पेशेंट सबसे पहले अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सीकेडी स्टेज 4 और 5 की तरह बिल्कुल नहीं लेगा। 3 वाले को, हेल्दी इंसान को भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो एटलीस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे सीकेडी 4-5 डायलिसिस का पेशेंट अगर अल्ट्रा प्रोसेस फूड लेगा तो उसका फास्फोरस उधार की तरह उसके जिस्म में जमा होता जाएगा, जो कि बीमारी ने उधार लेने वाले इंसान की तरह आपसे वापस लेने आ जाना है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड आप बिल्कुल ख़त्म करेंगे। उसके बाद डायलिसिस जो है वो तकरीबन 800 मिलीग्राम फास्फोरस आपके जिस्म से निकालता है, और इस 800 मिलीग्राम फास्फोरस को जिस्म से निकालने के लिए आपको मुकम्मल 4-4.5 घंटे का डायलिसिस करना चाहिए। और बाज़ स्टडीज़ शो करती हैं कि ये जो ज़्यादा फास्फोरस डायलिसिस के ज़रिए खून से निकलता है वो डायलिसिस के आखिरी घंटे में निकलता है। इसलिए आपको
डायलिसिस मुकम्मल करना चाहिए। फिर अगर आप हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस करते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो ये तकरीबन आपका 800 मल्टीप्लाइड बाय 3 करके 2400 मिलीग्राम फास्फोरस निकलता है। और आप बड़ा भी खींच लें डायलिसिस के पेशेंट में, तो सारा प्रोटीन मिला के, सारी खुराक का फास्फोरस मिला के, अभी भी आपने नेट पॉजिटिव फास्फोरस बैलेंस में होना है, यानी कि आपके जिस्म में फास्फोरस अंदर ज़्यादा गया है और बाहर कम निकला है। इसको कम करने के लिए आप अपनी खुराक को बॉयल कर सकते हैं, वो चीज़ें स्पेशली जिनमें ज़्यादा फास्फोरस है। इसी तरह आप फास्फोरस वाली खुराक की मकदार कम कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलके। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, लेकिन आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट की सुपरविजन में ये काम कर सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं यही स्केल अपने घर में रख के, लेकिन आप न्यूट्रिशनिस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको शायद मेंटल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप फॉस्फेट बाइंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ रिसर्च कहती है कि आप 2 डिफरेंट किस्म के फॉस्फेट बाइंडर अगर इस्तेमाल करें, तो यही जो फॉस्फेट एक बाइंडर ने पूरे दिन में 250 मिलीग्राम फास्फोरस निकालना है, 2 डिफरेंट किस्म के फॉस्फेट बाइंड करने वाले केमिकल या दवाइयाँ मिलके 500-600 मिलीग्राम फास्फोरस भी आपके जिस्म से बाहर निकाल सकती हैं। यूजुअली ये फास्फोरस को अपने साथ बाइंड कर लेती हैं और बहाने में फास्फोरस बाहर निकल जाता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देती। एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि लेट स्टेज 4 CKD में, स्टेज 5 CKD में और डायलिसिस के पेशेंट में ब्लड फास्फोरस लेवल ज़्यादा हो जाता है और उसकी मैनेजमेंट बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। फास्फोरस को अगर कंट्रोल ना किया जाए, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ और स्पेशली खून की शरीयानों की हेल्थ को बड़ा सीवियरली डैमेज करता है, और इसको एक डिसेंट लेवल पे लेके आना ज़रूरी है। नॉर्मल नहीं होता, लेकिन एक डिसेंट लेवल पे लाना ज़रूरी है। इसके लिए आप सबसे पहले अपने फास्फोरस के लेवल को समझ के उसके इनटेक की मकदार को कम कर सकते हैं, जिनमें आप लो फास्फोरस वाली खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हाई फास्फोरस वाली खुराक मुनासिब इस्तेमाल करेंगे, और बाकी प्रोटीन के साथ उसको गिन के लेंगे। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे सर मैंने प्लेट में क्या डालना है, कितने मिलीग्राम योगर्ट लेना है, 2 जर्दियाँ लेनी हैं कि 1 जर्दी लेनी है, या मैं कितने ग्राम मीट खाऊं, ये सारा डिपेंड करता है कि आपने पूरे दिन में क्या खाना है। मैं आपको नहीं बता सकता कि सर आप 1 कप दही रोज़ाना ले लें। अब आप 1 कप दही मैं आपको कह दूं, आप उसके बाद 1 कप लस्सी भी ले रहे हों, आप दर्जन 2 दर्जन श्रिम्प भी खा रहे हों, और साथ एक कोक का ग्लास भी चढ़ा लें, तो मेरी रिकमेंडेशन कहाँ पे गई। और अपना फास्फोरस जब आप हाई कर लें, फिर आप मुझे कहें सर मैंने तो वो दही लिया था और जो बाकी 6 चीज़ें आपने साथ फास्फोरस वाली ली थी वो आप मुझे बताएंगे ही नहीं। इसलिए खुराक आपने हमेशा अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ, अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलकर एडजस्ट करनी होती है, स्पेशली स्टेज 4 CKD और स्टेज 5 CKD में। और डायलिसिस का मरीज़ तो न्यूट्रिशनिस्ट के बगैर चल ही नहीं सकता। इस खुराक को, फास्फोरस को, सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज, फैट्स, ये सारे आपको खुद लर्न करने पड़ेंगे। ये बड़े ज़रूरी हैं, आप लर्न कर सकते हैं, थोड़ा सा सिर्फ टाइम लगता है। मुझे यकीन है कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है। आपसे अगर मैं 2 मिनट एनालिसिस करवाऊँ, आपने पूरे मोहल्ले का बता देना है कि कौन कितने बजे किधर गया, कौन कितने पैसे कहाँ से लाता है, इसका बिज़नेस कैसे चल रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने फास्फोरस को भी इस तरह अच्छी तरह कैलकुलेट कर लेंगे। आपकी ओपिनियन, कमेंट्स और सवालात का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।